हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड फोर्थ सेम का इलेक्टिव ग्रुप का सब्जेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन का टॉपिक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक पर मैं आज ये वीडियो लेक्चर दे रही हूँ, जिसको मैंने तैयार किया है। इस पर सारा नोट्स भी है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, मीनिंग, अर्थ, डेफिनेशन, परिभाषा, टाइप्स, प्रकार, सर्विसेज, परिचर्या, प्रॉपर्टीज़, गुण। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो यूज़र कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कि सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को कलेक्शन रहता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब यूज़र जब कोई कमांड देता है कंप्यूटर को तो उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस मैसेज को हार्डवेयर कंप्यूटर तक पहुंचाता है, फिर कंप्यूटर के रिज़ल्ट को एग्जीक्यूट होने के बाद उसको यूज़र तक पहुंचाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। मीनिंग है यहाँ पे इंटरफेस बता रहा है कि कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस बना रहा है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सारे काम करता है। इसको आइए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम में देखिए ये डिफरेंट यूज़र्स हैं और ये बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, दो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यूज़र जो भी कमांड देता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज में देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हार्डवेयर तक पहुंचाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर तक। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर उसको एग्जीक्यूट करके वापस से मशीन लैंग्वेज में देता है। फिर मशीन लैंग्वेज उसको जो है हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको यूज़र तक प्रोवाइड करता है। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर को समझाने के लिए, और कंप्यूटर के टास्क को हाई लेवल लैंग्वेज में समझाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इसी तरह का लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाला काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर, गूगल क्रोम, टैली, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रहता है। आइए डेफिनेशन से समझते हैं कि एक इंटरफेस बनाता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, जो कि प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है। तो इस तरह का काम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। टाइप्स सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत सारे सिमिलर जॉब्स का एक बैच बनाता है। अगर वर्ड प्रोसेसर के 5 जॉब्स है तो उसका एक बैच बनाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको फिर सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट कराएगा। उसके बाद फिर सेकंड कमांड में अगर ऑनलाइन जॉब्स का, अगर सिमिलर जॉब्स का अगर बैच बन रहा है तो उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग बैच बनाएगा, फिर उसको सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएगा। तो इसी के थ्रू जो है सारे जॉब्स बैच में कन्वर्ट होके फिर उसको एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं। तो ये काम रहता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है कि सारे यूज़र्स को मल्टीपल टास्क करने में इंटरेस्ट रहता है, तो वो गाने भी सुनते हैं, वीडियो भी देखते हैं, ऑनलाइन काम भी करते हैं। तो जैसे अगर उन्हें म्यूज़िक सुनना है 2 सेकंड तो 2 सेकंड पूरे मिलते हैं, उन्हें वीडियोस पे काम करना है 2 घंटे तो 2 घंटे काम कर सकते हैं, और ऑनलाइन अगर उन्हें काम करना है 3 सेकंड तो 3 सेकंड उन्हें पूरे मिलते हैं। तो इस टाइप से टाइम शेयरिंग का काम रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का रहता है कि सारे जो रहते हैं प्रोग्राम्स डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, मतलब गूगल क्रोम के काम में टैली इंटरफेयर नहीं कर सकता, टैली के काम में वर्ड प्रोसेसर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम रहता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है कि एक सॉफ्टवेयर रहता है जिस पर पूरा नेटवर्क बना हुआ रहता है। जैसे कि बैंक में जाएंगे तो बैंक में बैंक सॉफ्टवेयर्स पर पूरा एक नेटवर्क बना हुआ रहता है जो पूरे नेटवर्क में फैला हुआ रहता है। उसको बाहर वाले नहीं जान सकते, उसको सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज़ ही उस पर काम करते हैं और बैंक एम्प्लॉयज़ ही समझ सकते हैं। रेलवेज़ पे बुकिंग कैंसिल करना, ये सारा काम जो है रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ ही जान पाते हैं। उस सॉफ्टवेयर पे काम करना बाहर वाले नहीं जान पाते हैं। तो इसी तरह से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 टाइप्स के हैं, हार्ड रियल और सॉफ्ट रियल। हार्ड रियल में कठिन, मतलब नाम से ही दिख रहा होगा, कठिन का मतलब क्रिटिकल टास्क परफॉर्म करता है। सॉफ्ट भी क्रिटिकल टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन ये प्रायोरिटी देखता है, उस प्रायोरिटी को देखते हुए वो प्रायोरिटी वाले को पहले प्राथमिकता देते हुए उसका एग्जीक्यूशन पहले करता है। ये पूरे नोट्स हैं इंग्लिश और हिंदी बाई लैंग्वेज में जो मैंने
इजी लैंग्वेज यूज़ करते हुए आप लोग को बताया है। अब आता है सर्विसेज, परिचर्या, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में यूज़र प्रोग्राम्स और सिस्टम प्रोग्राम्स, ये यूज़र प्रोग्राम्स को सिस्टम प्रोग्राम्स में लेकर आता है। मतलब यूज़र प्रोग्राम्स जैसे कि प्रोग्राम एनालिस्ट यूज़र प्रोग्राम्स को समझते हुए कॉमन प्रोग्राम्स को लिखता है, जैसे कि कट कॉपी पेस्ट, प्रिंट कराना या मॉडिफाई करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये सारे काम जो हैं यूज़र प्रोग्राम्स को समझते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे प्रोग्राम्स प्रोग्राम एनालिस्ट लिख कर देता है। उसको फिर सिस्टम में परफॉर्म किया जाता है तो वो सिस्टम प्रोग्राम्स कहलाते हैं। और सिस्टम प्रोग्राम्स अलग से शट डाउन, रिफ्रेश, ये सारे प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम्स में ऑलरेडी रहते ही हैं, तो वो सारे प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट होते ही रहते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, आईओ डिवाइसेस, मतलब इसमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर देख रहे होंगे। डिवाइस ड्राइवर का बहुत बड़ा भूमिका रहती है, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ठीक रहते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब तक डिवाइस ड्राइवर नहीं रहेगा, उसमें प्रोग्राम्स जब तक नहीं रहेंगे और उसके सारे प्रोग्राम्स जो हैं सही तरह से इनेबल और डिसेबल नहीं रहेंगे, तब तक इनपुट आउटपुट जो है डिवाइसेस वो काम नहीं करेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का सारा काम जो रहता है वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर में ही पूरा लोड रहता है। तो इसलिए कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर में ही जाके देखते हैं, चेक करते हैं। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, नेटवर्क फाइल सिस्टम और कॉमन इंटरफेस फाइल सिस्टम, ये सारे जिस तरह के फाइल सिस्टम्स हैं इनको मैनेज किया जाता है। क्यों, कैसे? पहले जो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था तब हमारे पास कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था और टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस था और माउस भी नहीं था, कीबोर्ड था। कीबोर्ड के थ्रू हम कमांड्स देते थे, टेक्स्ट कमांड्स, उस पर फिर काम होते थे। अब जब से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया है तब से माउस लॉन्च हुआ है और तब से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया है। मतलब सारे सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग आइकन मिलने लगे हैं, समझने लगे हैं। हम देखकर समझ जाते हैं कि ये गूगल क्रोम है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड का आइकन है, ये MS ऑफिस है, ये कंट्रोल पैनल है, ये रिसाइकल बिन है और ये एडोप रीडर है, मतलब PDF है। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग देखकर समझ जाते हैं। कम्युनिकेशन, अगर दो सिस्टम्स के बीच किसी प्रोसेस में कम्युनिकेट हो रहा है तो हम बोलते हैं कि प्रोसेसेस में कम्युनिकेट हो रहा है। जैसे कि सिस्टम्स, अगर दो कंप्यूटर्स में ईमेल, दो यूज़र्स अगर दो अलग अलग सिस्टम्स में बैठकर ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ईमेल प्रोसेस के थ्रू कम्युनिकेशंस हो रही हैं। वैसे ही मोबाइल्स में अगर दो अलग अलग यूज़र्स दो अलग अलग मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं व्हाट्सएप प्रोसेस में कम्युनिकेशन हो रही है। एरर हैंडलिंग, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि CPU में कोई एरर आने वाला रहता है तब वो क्या करता है कि CPU को थोड़ी देर के लिए डम टर्मिनल बनाकर वो यूज़र से थोड़ी देर के लिए CPU को लेकर वो उसका प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, एरर्स को सॉर्ट आउट करता है। उसके बाद वो यूज़र को प्रोवाइड करता है वो CPU। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं सिस्टम हैंग हो गया या सिस्टम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उस वक्त क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कोई एरर आने वाला है तो वो CPU को अपने पास लेकर रखता है और उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद ही वो यूज़र को देता है, प्रोवाइड करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, जब तक एक प्रिंटर, मतलब रिसोर्स, अगर एक यूज़र को प्रिंटर चाहिए तो उसको वो रिसोर्स एलोकेट हो जाता है, तब तक अगर दूसरे यूज़र को चाहिए, जब तक पहला यूज़र नहीं छोड़ेगा प्रिंटर को तब तक दूसरे रिसोर्स को वो एलोकेशन नहीं हो सकता। जैसे ही वो पहले यूज़र का काम ख़त्म हो जाता है तब उसे प्रिंटर जो है डी एलोकेट हो जाता है, तब दूसरे यूज़र को वो प्रिंटर रिसोर्स जो है वो एलोकेट हो जाता है। प्रोटेक्शन, सभी ऑथेंटिकेशन यूज़र्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रहते हैं, यूज़फुल फाइल्स रहते हैं जो मल्टीपल यूज़र्स यूज़ करते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस करते हुए, तो कहीं फाइल इधर उधर ना हो जाए, इसलिए प्रोटेक्शन करके रखना भी ज़रूरी रहता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये फैसिलिटी भी है, कंट्रोल पैनल में सिक्योरिटी के थ्रू हम प्रोटेक्शन यूज़र नेम पासवर्ड डाल के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू ऑथेंटिकेशन यूज़र्स हैं उसको यूज़ कर पाएंगे और दूसरा कोई नहीं। गुण, प्रॉपर्टीज, इसमें पहला पॉइंट है बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इंटरेक्टिविटी, स्पूलिंग। तो इसमें सबसे पहले देखिए बैच प्रोसेसिंग को डायग्राम से समझते हैं। इसमें देखिए जॉब्स हैं, ये पूरे जॉब्स जो है कलेक्शन ऑफ जॉब्स हैं, मतलब कम से कम 10-12 जॉब्स होंगे। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बैच में कन्वर्ट करता है, फिर उसको CPU से एग्जीक्यूट करवाता है। ये भी कलेक्शन ऑफ जॉब्स होंगे जो कि 10-12 जॉब्स होंगे, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बैच में कन्वर्ट करता है, CPU से एग्जीक्यूट करवाता है। तो ऐसे ही सारे जॉब्स, कलेक्शन ऑफ जॉब्स को बैच बनवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर CPU से एग्जीक्यूट करवाता है।
मल्टीटास्किंग का मतलब ये हो रहा है कि बहुत सारे टास्क, समझ में आ रहे हैं, बहुत सारे टास्क। तो अब यहाँ पे देखते हैं, वर्ड का काम, ईमेल का काम, वेब ब्राउज़र का काम सब एक साथ हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम किससे करवा रहा है? CPU से। हम लोग को लगता है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी पहले रहती है उस काम को ऑपरेटिंग सिस्टम पहले करता है। लेकिन वो जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। इस काम को अगर कर रहा है तो तुरंत वो फिर इसको स्विच हो जाता है, CPU स्विच कर देता है। फिर CPU ईमेल वाला काम करने के बाद फिर वेब ब्राउज़र में आ जाता है, वेब ब्राउज़र का काम करता है। तो इस तरह से सारे टास्क को CPU स्विच हो जाता है और इस तरह से जो है वो सारे काम कंप्लीट करके दे देता है। कंप्लीट करवाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, और CPU जो है कंप्लीट करके देता है। अब आता है मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग। अब इसमें देखते हैं हम लोग, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या रहता है कि बहुत सारे जॉब्स एक साथ रहते हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 अप टू जॉब N। तो ये सारे जॉब्स के बीच में क्या रहता है कि कंप्यूटर का, CPU का और IO डिवाइसेस का एक कनेक्शन रहता है, एक इंटरेक्शन रहता है। जैसे ही वो जॉब्स के कमांड आने लगते हैं तब CPU क्या करता है, वो देखने ये लगता है कि एनालाइज करता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पहला जॉब दे देता है। फिर तब तक अगर दूसरा जॉब आता है, जब तक पहला जॉब कंप्लीट नहीं हुआ रहता है तब तक अगर दूसरा जॉब आ जाता है तो उसको जो है रिजर्व करके रखता है किसी दूसरी जगह पे, सेकेंडरी मेमोरी पे। वो ये एनालाइज करता है, जब तक जॉब 1 कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक जॉब 2 को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं मिल पाएगा, उसके बाद ही वो मिल पाएगा। इंटरेक्टिविटी, यूज़र्स का इंटरेक्शन रहता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। स्पूलिंग, इसका पूरा नाम रहता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ये जो स्पूलिंग का काम रहता है ये कैसा रहता है? CPU रहता है, इनपुट डिवाइसेस रहता है। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स मेन फ्रेम में यूज़ होता था, पंच कार्ड्स के थ्रू इनपुट्स दिए जाते थे। ये आउटपुट डिवाइस, यहाँ प्रिंटर है मतलब आउटपुट डिवाइस है, और ये सेकेंडरी मेमोरी है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जब CPU को एक एक करके आराम से जब तक काम मिलते रहते हैं तब तक वो करता है, और फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको शो करता है यूज़र को। लेकिन जब कंटिन्यूसली 5-10 प्रोग्राम्स एक साथ मिलने लगते हैं तब क्या करता है CPU, वो सेकेंडरी मेमोरी पे सारे जॉब्स रख देते हैं और सेकेंडरी मेमोरी से एक एक जॉब लेता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको सेकेंडरी मेमोरी में रख देता है। फिर वैसे ही एक एक करके जॉब लेता जाता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको फिर मेमोरी में रख देता है। कब? जब तक वो आउटपुट डिवाइसेस का काम नहीं रहता, सिर्फ इनपुट डिवाइसेस से कमांड्स मिलता है, तब तक वो ये सारे जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है और सेकेंडरी मेमोरी में रखता जाता है। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है तब तक सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, ये यूज़र्स को सारे जॉब्स कंप्लीट करके वो देता जाता है, क्योंकि CPU के पास इतना टाइम नहीं रहता है, वो बिजी रहता है ऑपरेशंस एग्जीक्यूशंस में। तो सेकेंडरी मेमोरी तब तक सारे जॉब्स को जो है यूज़र तक प्रोवाइड करता है। फिर कंक्लूजन में, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक बहुत ही अच्छा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि एक इंटरफेस बनाता है, उसी के थ्रू एक कंप्यूटर यूज़र के सारे कमांड्स को कंप्यूटर से पूरे करवाए जा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारे मैनेजमेंट्स का काम करता है, सारे एरर हैंडलिंग का काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसको कंप्यूटर समझ पाता है, और कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसको ह्यूमन बीइंग यूज़र समझ पाता है। तो इस तरह के सारे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक डम टर्मिनल है, तो उसके बिना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरे टॉपिक को आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें ही समझाई हैं, बहुत ज़्यादा अंदर डीपली मैंने नहीं गया है, तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल रहूँगी आप लोग के लिए। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आप लोग आई विश आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लीजिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।